हम कितने सिविलाइज्ड हैं। किसी ने क्या खूब स्पेकुलेट किया है इंट्रिंजिक एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज़ को लेकर कि यहाँ पर भीड़ थी, वहाँ वैल्यूज़ नहीं थी। मतलब यहाँ भीड़ थी, वहाँ पे एक सिविलाइजेशन नहीं थी, वहाँ पर परोपकारता नहीं थी, वहाँ पर वो वैल्यूज़ नहीं थी जिसके होने से ये दुनिया स्वर्ग की नगरी बन सके। यहाँ पर भीड़ थी, वहाँ पर वैल्यूज़ नहीं थी, और यहाँ पर वैल्यूज़ थी, वहाँ पर भीड़ नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ, यह तो अच्छा हुआ कि हमने विशुद्ध परोपकारता की बात नहीं की, वरना ये गलियां सुननी पड़ जाती। किसी इंग्लिश थिंकर ने इवोल्यूशन के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि हमारा जितना भी विकास हुआ है, हम जिस यात्रा से यहाँ पर आए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यूज एस्पेक्ट बहुत एक लिमिटेड है। विशुद्ध परोपकारता का जो लेवल है वो बहुत पॉइंटों में है। जितनी भी ये भीड़ है वो किसी भी सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। वहाँ पे आपको सिविलाइजेशन कभी नहीं मिलेगी। इसके लिए चाहे आप ईस्टर्न में आ जाएं, चाहे वेस्टर्न में, किसी भी कल्चर की बात कर लें, आपको क्या मिलेगा कि हर एक एक्टिविटीज़ के पीछे, हर एक बिजनेस के पीछे, इवन ट्रेडिंग में भी लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे ग्रीड एंड फियर फैक्टर काम ना करता हो। फियर का तो फिर भी कुछ न कुछ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था तो फियर ने तो कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव रोल भी निभाया है, जैसा कि नेगेटिव तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन जो ग्रीड का लेवल था या उसका जो एस्पेक्ट था वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से ही नेगेटिव रहा हुआ है। ग्रीड मतलब लालच, प्रलोभन। ये कहीं ना कहीं एक ईगो सेंटर और सेल्फिशनेस और एक नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर ही हमारा इवोल्यूशन हुआ है। वहाँ पे यहाँ पे फियर ने एक पॉजिटिविटी का रोल निभाया कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आता था तो हमारे को एक फियर होता था, और उस लेवल से बचने के लिए, उस लेवल से निकलने के लिए हम कहीं ना कहीं एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट करते थे या प्रयत्न करते थे और उस लेवल से बाहर आ जाते थे। आज भी हम कहीं ना कहीं डर का पॉजिटिव एस्पेक्ट को थोड़ा सा समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पे जितना भी दर्शन विकसित हुआ है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों, उसकी बुनियाद सारी के सारी ये फियर एंड ग्रीड के ऊपर बेस्ड है। जितने भी धर्म पनपे हैं आज तक, जब से हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, या 2800 ईयर्स की जो फिलॉसफी की भी एक यात्रा है, उसको भी ध्यान से समझेंगे, या लाइफ आफ्टर डेथ में जितनी भी प्रलोक को लेकर या स्वर्ग या नरक को लेकर भी एक परिकल्पनाएं की हैं या स्पेकुलेशन हुई हैं, उसका बेस भी कहीं ना कहीं फियर एंड ग्रीड ही है। जितना भी हमारा दूसरों के साथ रिलेशन है, या तो हम फियर एंड ग्रीड के कारण वहाँ पे उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसका जो आउटकम है, जो नतीजा है, जो सिस्टम का एक फल निकला है, वो क्या निकला है, उसको आज समझना है। यानी कि जितनी भी हमारी वैल्यूज इवॉल्व हुई हैं, विकसित हुई हैं, उसका इंट्रिंसिक एस्पेक्ट क्या है। या तो हम मोस्टली किसी का शोषण कर रहे हैं या एक्सप्लोटेड हो रहे हैं। दुनिया क्या सोचेगी, हमारा परिवार क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा,
ये जितनी भी हम बातें करते हैं, कहीं न कहीं ये फियर की दुनिया है। जो भी हमारा किसी के साथ रिलेशन है, जैसे कि हम बात अक्सर करते हैं कि हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, या तो हम एक्सप्लॉइट किसी को कर रहे हैं या एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं। अगर ये नियम समझ आ गया तो वैल्यूज का जो इंट्रिंसिक एस्पेक्ट है वो हमको समझ आ जाएगा। भले हमारा रिलेशन माँ बाप के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, ह्यूमन कम्युनिटी के साथ हो, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि किस आधार पे हमारा उनके साथ रिलेशन है। क्या सिर्फ एक जो डिमांड है या एक फियर एंड ग्रेड के ऊपर ही हमारा किसी के साथ रिलेशन है? क्या हम किसी को सम्मान इसलिए देते हैं ताकि हमारी कोई न कोई इच्छा पूर्ति, किसी तरह की जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल हो सके? यहाँ पे हमें एक वैल्यूज और नॉर्म्स कैसे डेवलप होते हैं उसको समझना होगा। हमारा जो पशुओं के साथ रिलेशन है, पेड़ पौधों के साथ है, या फिजिकल वस्तुओं के साथ जो हमारा एक रिलेशन है, उसका आधार क्या है? क्या हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी अच्छा या बुरा काम करते हैं, वो समाज को सामने रख के करते हैं कि समाज क्या कहेगा, हमारी शक्ल क्या बनेगी दुनिया में, लोग क्या कहेंगे? बहुत से सॉन्ग भी बने कि लोगों को काम तो कुछ न कुछ कहना है, तो वो क्या है? अगर हम थोड़ा सा इसको फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से समझें तो बहुत सी ऐसी थीरीज डेवलप हुई हैं, जिसमें से एक है डीओंटोलॉजी। इमैनुअल कांट का तो नाम आपने सुना ही होगा। डीओंटोलॉजी का सिंपल मीनिंग यही है कि तुम अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाते जाओ। अपनी जो ड्यूटी है, जो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी वो जाने कि उसे पास या वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। डीओंटोलॉजी की जो लैंग्वेज है वो परिणाम स्वरूप नहीं है, उसकी एक ब्यूटी है, उसकी एक ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस है, वो कर्तव्य प्रायण के ऊपर बेस्ड है। और कांट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जब ये डीओंटोलॉजी की थ्योरी दी, जिसको हम सामान्य भाषा में एक ड्यूटी कह सकते हैं या कर्तव्य प्रायण कह सकते हैं, कि हमारे जो ऑब्लिगेशंस हैं समाज के प्रति, पशुओं के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, ये निर्जीव जगत के प्रति, वो क्या है, वो उसका क्या नतीजा निकलेगा। अगर ये समझ आ जाएगा तो वैल्यूज का जो इंट्रिंसिक एस्पेक्ट है वो समझ आ सकता है। दूसरी थ्योरी क्या निकली है, परिणाम स्वरूप, जिसको हम टेलियोलॉजिकल बोलते हैं। वो है कि किसी भी चीज का जो नतीजा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। डीओंटोलॉजी का मतलब है कि आपके इरादे कैसे हैं, आपके भाव कैसे हैं, आपकी नीयत कैसे है। वहीं पे टेलियोलॉजिकल जो थ्योरी है वो है परिणाम स्वरूप, कि कोई कार्य जब हम करते हैं, अगर तो उसका परिणाम फाइनल रिजल्ट अच्छा आता है तो वो एक्शन अच्छा है, वरना वो अच्छा नहीं है। तो एक बार कांट का, इमैनुअल कांट जो कि एक जर्मन फिलोसफर था और इतना महान था कि वो इतना डिसिप्लिन रखता था, इतनी सेंस ऑफ उसके अंदर ड्यूटी इवॉल्व थी, कि एक बार तूफानी बर्फ में भी वो अपने क्लास में जाता है, वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, तो उसका जो एक सर्वेंट था, उन्होंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि इतनी बर्फ में कोई नहीं आएगा सर। तो उसने कहा, लैंपी, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो वहाँ पे आए या ना आए, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि मेरी क्या जिम्मेवारी है। 45 मिनट्स का जो पीरियड था, कांट वहाँ पे गए, वहाँ पे बैठे, कोई भी स्टूडेंट नहीं आया, वहाँ से लौट के आए। लैंपी ने तो कहा, सर मैंने तो आपको पहले बताया था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, आपने अपना टाइम वेस्ट क्यों किया। तो उसका जो जवाब था वो बड़ा कमाल का था। कहता, लैंपी, मेरे को तो ये फील हो रहा है कि कोई ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम होता तो आज मैं अपना लेक्चर भी रिकॉर्ड करता,
क्योंकि मेरे को ये बोलने के पैसे मिलते हैं इस यूनिवर्सिटी में। मेरे को तो ये भी शर्म आ रही कि मैं उतने टाइम में यहाँ पे आया, बैठा और चला गया, लेकिन काश मैं अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर पाता तो मैं अपने काम के साथ जस्टिस कर पाता। एक्चुअल में ये होती है एक डीओंटोलॉजिकल, अपनी जिम्मेवारी निभाना अपनी तरफ से। तो एथिक्स में आज सारी दुनिया की जो बेस्ट एथिक्स है वो इसी नियम के ऊपर काम करती है कि हमारा जो दूसरों के साथ रिलेशन है वो स्वार्थ के ऊपर ना होकर, किसी लस्टफुल फीलिंग्स या नियत के ऊपर ना होकर, किसी ईगो सेंटर के ऊपर ना होकर, इस बेस पे होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से तो निभाते जाते। परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों में हमारी शक्ल क्या बनेगी, हम कैसा फील करेंगे, लोग हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, हमें कैसा फील होगा, ये इसका क्वेश्चन नहीं है। वहीं पे जो टेलियोलॉजिकल थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ परिणाम के ऊपर है। जो एक भीड़ की लैंग्वेज है वो यही है कि हमें जो बोलना है वो वही बोलना है जो लोग सुनना चाहते हैं। हमें वहाँ पे चुप रहना है यहाँ पे लोग हमको चुप रहते हुए देखना चाहते हैं। हम वही लैंग्वेज बोलते हैं जो लोगों को प्लीज कर सके। हम वही चीज़ पहनते हैं जो लोगों को ब्यूटीफुल लग सके। हम वही काम करते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे। हमारा बेस कहीं न कहीं एक नियम पर आधारित होता है, मोस्टली फीड का, कि लोगों को कैसे खुश किया जा सके, लोगों की कैसे प्रशंसा करके अपना काम निकाला जा सके, लोगों को कैसा एक्सप्लॉइट करके मीठा मीठा बोलकर एक फीड जुटाई जा सके। आज लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी डायमेंशन में, किसी भी पहलू में देखेंगे, जितना भी, भले आप हॉस्पिटल की लाइफ में देख लें, किसी भी बिजनेस में देख लें, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनको तो खास करके ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी लुभावनी बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि आपने वो बोलना है जो लोगों को खुश करे, ऐसे डायलॉग बोलने, ऐसी झूठी प्रशंसा करनी है, ऐसा एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है जिससे लोगों के अंदर शांति बनी रहे, लोग वो सुनना चाहें, ताकि हम एक बिजनेस चला सकें, एक भीड़ इकट्ठी कर सकें। अब तीसरी जो कैटेगरी है जिसको आज हमने फोकस करना है, जो लाइफ का एक्चुअली इंट्रिंसिक एस्पेक्ट है, वो है कि हमारा किसी के साथ भी अगर रिलेशन है तो वो कैसा होना चाहिए। अगर ये बोध हो जाए तो आप इस दुनिया में राजा, महाराजा, रानी, महारानी, उनके लेवल से भी ऊपर उठ सकते हैं। अगर आपका किसी के साथ जो रिलेशन हो उसका बेस कहीं न कहीं हाईएस्ट वैल्यूज हो सके, तो इससे बड़ी अमीरी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज के बाद अगर हम ये सोच सकें कि हाईएस्ट वैल्यूज क्या हैं और उसके बिना पर, उसके आधार पर, उसके बेस पर आज हमारा किसी के साथ रिलेशन होगा। अगर हम बेटे हैं, माता पिता को सम्मान करना है, तो वो किसी ग्रीड या फियर के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो एक हाईएस्ट वैल्यूज के ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा भाई बहन के साथ जो रिलेशन है वो हाईएस्ट वैल्यूज के ऊपर होगा, तो उसकी जो एक डीओंटोलॉजिकल एस्पेक्ट है या टेलियोलॉजिकल है, यानी कि वो अपने आप में जो ब्यूटी है या उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो दोनों ही सही होंगे। यानी कि उसकी अपने आप में भी इंट्रिंसिक ब्यूटी होगी और उसका एक जो यूटिलिटी पार्ट होगा वो भी अच्छा होगा। आपके अंदर सात्विकता भी डेवलप होगी, वहीं पे इस नेचर में शोषण कम होगा और हार्मनी आएगी, मेल आएगा, एकता, परम एकता आएगी। अगर हमारा किसी के साथ आज से ये संकल्प करें, किसी के साथ हम रिलेशन बनाना है, वो किसी प्रकार की मिथ्या, किसी प्रकार के ग्रेड या फियर से ऊपर उठकर हाईएस्ट वैल्यूज, ट्रूथ, गुडनेस के ऊपर होना चाहिए, ताकि इस रिलेशन से एक ऐसी ब्यूटी क्रिएट हो
जो आपको और दूसरे एग्जिस्टेंसेस को और सुंदर बना सके, एक मेल की फॉर्म में ला सकें। तो ये जो थ्योरी है ये देवात्मा ने दी है, और देवात्मा ने ऐसी शिक्षा दी है कि मेरी लाइट में आप ये देखो कि हमने किसी के साथ जो रिलेशन रखना है उसका आधार क्या होना चाहिए। अक्सर हम जो अमीर लोग होते हैं उसके साथ जो एक रिलेशन या व्यवहार करते हैं वो अलग होता है, जो गरीब के साथ होता है वो अलग होता है। जो एक आदमी पावर में होता है, भले उसने हमारी हेल्प ना करनी हो, फिर भी हमारा रिलेशन उसके साथ डिफरेंट होगा, और जो पावरलेस होंगे उसके साथ रिलेशन डिफरेंट होगा। इस लेवल से अगर हम ऊपर उठ सकें और कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन दूसरों के साथ ट्रूथ, गुडनेस या हाईएस्ट वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होगा, तो इस धरती पर एक नया स्वर्ग पैदा होगा। इस दुनिया में एक नई दुनिया पैदा होगी, एक नई चाल आएगी, एक नई सिविलाइजेशन आएगी। उसका जो मर्जी नतीजा हो, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जो भीड़ है वो तो आपको सम्मान नहीं देगी इस थ्योरी के ऊपर, लेकिन आपके अंदर जो एक सिस्टम काम करता है, जो आपके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसको हम एक हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो इनर और आउटर दोनों जगहों पे आपके लिए एक स्वर्ग क्रिएट करेगा। एक ऐसी दुनिया बनाएगा जो आपको एक ऐसे लेवल पर विकसित कर देगा, यहाँ पर एक ही लैंग्वेज होगी, विशुद्ध परोपकारता, विशुद्ध परोपकारता, विशुद्ध परोपकारता। थैंक यू गाइस, थैंक यू।